नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने जोशीमठ में जमीन धंसने की स्थिति पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की। श्री मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक आज से कोलकाता में। पश्चिमोत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी। नेपाल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड रिपोर्ट अनिवार्य की और अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतवंशियों के साथ जुड़ने का ये एक बड़ा अवसर है। 3 दिन का प्रवासी सम्मेलन कल शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान विभिन्न नेताओं से बातचीत भी करेंगे। श्री मोदी एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं भी जारी करेंगे, जो सुरक्षित, कानूनी, व्यवस्थित और कुशल प्रवासन के महत्व पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय पर केंद्रित पहली डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। यह प्रदर्शनी भारत की स्वतंत्रता में प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के महत्व को प्रदर्शित करेगी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 5 महत्वपूर्ण सत्र हो रहे हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन आज दूसरा एवं तीसरा सत्र होगा। दूसरे सत्र का विषय अमृतकाल में भारतीय हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, विजन एट 2047 है। इस सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया करेंगे। तीसरे सत्र का विषय भारत के सॉफ्ट पावर का लाभ लेना, शिल्प, व्यंजन और रचनात्मकता के माध्यम से सद्भावना है। इसकी अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी करेंगी। पूजा पी वर्धन के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। सम्मेलन में कल नवाचार और नव प्रौद्योगिकी में प्रवासी युवाओं की भूमिका पर समूह चर्चा की गई। सत्र की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। उन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र में युवाओं की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपने स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। इस वर्ष समारोह की मुख्य विषय वस्तु है प्रवासी समुदाय अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। जिनके सिर तो है जटाजूट और नीलकंठ में कालकोट, जय चंद्रभाल गलमुंडमाल शिप्रा तट पर श्री महाकाल। जय विश्वनाथ जय भूतनाथ श्री महाकाल को कोटि नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जोशीमठ में प्रभावित निवासियों के पुनर्वास और सुरक्षा के उपायों के बारे में फोन पर बातचीत की। श्री धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने समस्या के समाधान के लिए तात्कालिक और दीर्घकालीन कार्य योजना की प्रगति के बारे में भी पूछा। हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व का कारण भी है। एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है। पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्र ने उत्तराखंड के जोशीमठ में भूमि धंसने की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को प्रभावित लोगों के साथ स्पष्ट और निरंतर संवाद बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के लिए अनुकूल शहरी विकास योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम और राज्य आपदा मोचन बल की 4 टीमें जोशीमठ पहुंच गई हैं। जिला प्रशासन प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। उनके लिए पर्याप्त खाद्य, आवास और सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। सीमा प्रबंधन के सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 4 सदस्य स्थिति का जायजा लेने के लिए आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। एनडीएमए के अलावा एनआईडीएम, एनडीआरएफ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, आईआईटी रुड़की, ये सब लोग मिलकर के जोशीमठ में जो हो रहा है उसको तकनीकी स्तर पे वाकई उसके कॉजेज क्या हैं, किस वजह से ये वो बनी है, इसका आकलन कर रहे हैं। जो वहां के लोग हैं उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। इनके जो मकान है वहीं पे दोबारा बन सकते हैं या उनको विस्थापित करके कहीं और बनाने की जरूरत है जो ज्यादा सेफ लोकेलिटी है। और थोड़े मीडियम और लॉन्ग टर्म में क्या जोशीमठ का अर्बन प्लान और इम्प्रूव करा जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। G20 वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यकारी समूह की पहली बैठक आज से कोलकाता में शुरू होगी। सभी सदस्य देश, आमंत्रित देश, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा संयुक्त राष्ट्र जैसे आमंत्रित संगठन बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्य सत्र में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी विषय पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट। वित्त मंत्रालय में वित्तीय कार्य विभाग के सलाहकार श्री चंचल सरकार ने बताया कि बैठक वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाने विषय पर चर्चा के साथ आरंभ होगी। परिचर्चा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 12 वित्तीय विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसके अलावा नवाचार वित्तीय उत्पादों पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। पूर्ण बैठक कल होगी। इसके अलावा छात्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए एक विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लगभग 2000 विद्यार्थी भाग लेंगे। समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला आज देश के 242 जिलों में आयोजित होगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कई स्थानीय व्यापारियों, कंपनियों और संगठनों को मेले में आमंत्रित किया गया है जो युवाओं को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेंगे। कक्षा 5 से कक्षा 12 पास व्यक्ति कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या आईटीआई डिप्लोमा धारक या स्नातक इस प्रशिक्षु मेले के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र व्यक्ति वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में शीतलहर जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड कड़ाके की सर्दी की चपेट में हैं। आज सवेरे उत्तर भारत में घने कोहरे की चादर छाई रही। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत तथा मध्य भारत के मैदानी इलाकों में कल से शीतलहर में कमी का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उत्तर रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी आरके राणा ने बताया कि कोहरे के कारण 29 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं।
कोहरे के कारण आज 29 रेलगाड़ियां लगभग लेट चल रही हैं, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आसपास हमारा निजामुद्दीन आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगी। मैं रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी देना चाहता हूं कि कोहरे के दौरान रेलवे फाटक पर सावधानी बरतें, नियत स्थान से ही रेल लाइन पार करें एवं रेल लाइन पर सेल्फी पॉइंट न बनाएं, फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। कुछ ट्रेनों को हमने रद्द भी किया है ताकि हमारी पंक्चुअलिटी और मेंटेन रहे। और ज्यादातर जो रेलगाड़ियां हैं ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार से जो आने वाली हमारी रेलगाड़ियां, ज्यादातर वही रेलगाड़ियां लेट चल रही। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी के बीच आज सुबह राज्य के अधिकांश स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे और शीतलहर से राज्य में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। तराई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। खराब मौसम और कम दृश्यता की वजह से रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। घने कोहरे की वजह से सड़क हादसे भी लगातार हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में शीतकालीन अवकाश को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है ताकि बच्चों को भीषण सर्दी का सामना न करना पड़े। घने कोहरे की वजह से कल वाराणसी दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करना पड़ा, क्योंकि कम दृश्यता की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में शीतलहर और घने कोहरे का पूर्वानुमान जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। नेपाल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। देश की राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने सभी यात्रियों के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा है कि विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र या कोविड RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 खिताब जीत लिया है। 14 वर्षीय अनाहत सिंह ने फाइनल में मिस्र की सोहेला हजीम को 3-1 से पराजित किया। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। हाल ही में UGC ने विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में परिसर खोलने के बारे में विनियमों का मसौदा जारी किया है। श्रोता विनियमों से संबंधित अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर पूछे जा सकते हैं। अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं चंद्रिका जोशी। धन्यवाद विमलेंदु। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन की स्थिति अखबारों की बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, जोशीमठ पर अपडेट ले रहे हैं मोदी। दरारों का दर्द मिटाने की प्लानिंग। जोशीमठ का 1.5 किलोमीटर इलाका खाली होगा। मकानों में दरार से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, एक्शन में प्रधानमंत्री कार्यालय। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को हिन्दुस्तान ने सुर्खी दी है, भारतवंशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। दैनिक जागरण का शीर्षक है, भारत बनेगा डिजिटल सुपर पावर। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक और डिजिटल इंडिया विधेयक के कानून बनने से बढ़ेगी देश की डिजिटल ताकत। राजस्थान पत्रिका ने केरल हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए लिखा है, माता पिता की मदद के लिए सामान बेचना बाल श्रम नहीं, न्यायालय ने बच्चों को छोड़ने का आदेश दिया। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नियम बनाने के लिए राज्यसभा की समिति ने केंद्र सरकार को दिया और 6 महीने का समय। लोकसभा की कमेटी के फैसले का अभी इंतजार। तप कर कुंदन शीर्षक से राजस्थान पत्रिका लिखता है, दिहाड़ी मजदूर करने वाले केरल के सुरेंद्रन अमेरिका में बने जज। 10वीं कक्षा के बाद पैसा नहीं होने के कारण छोड़ दी थी पढ़ाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने जोशीमठ में जमीन धंसने की स्थिति पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की। श्री मोदी ने हर संभव सहायता का